दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य, जो कि किसी भी एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। वाक्य के हम सारे प्रकार देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, पद क्या होते हैं। तो इससे पहचानने के लिए क्वेश्चन में आता है कि कोई वाक्य दे देंगे, पूछेंगे ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कौन सा वाक्य, आज्ञार्थक है, विधिवाचक कौन सा है। तो ये कुछ ही मिनटों की वीडियो होगी, पर इसको देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ठीक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पहले वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य दो या दो से अधिक पदों, यहाँ पे एक पढ़ा है पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिखा है, अब है आगरा में रहता है। अब है आगरा में रहता है, ठीक है आगरा में रहता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने शब्दों को एकदम व्यवस्थित क्रम में लगाया हुआ, और इसे पढ़ने के बाद हमारे पास एक पूर्ण अर्थ आ रहा है, एक सार्थक अर्थ आ रहा है। और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आगरा रहता, अब है मैं, ये भी शब्द हैं पर इनकी अरेंजमेंट गलत है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य कौन सा है? ये है। अब एक शब्द है पद। तो पद क्या होते हैं? जैसे अब है अपने आप में एक शब्द है। शब्द आगरा अपने आप में एक शब्द है, पर जैसे ही ये वाक्य में यूज होते हैं, जैसे अभय और आगरा ये वाक्य में यूज हुए हैं, तो ये क्या है? ये पद हैं। तो वाक्य में जितने भी शब्द आए हुए हैं वो सारे क्या हैं? पद हैं। ये पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद है, सारे क्या है? ये सब पद हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग या घटक होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। नंबर 1 कौन सा है? ये। और नंबर 2 कौन सा? ये। उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तार। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो किसी वाक्य में काम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता। और कर्ता का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है? क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक। ये सब क्या कहलाते हैं? ये विधेय में कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखें, अभय आगरा में रहता है। रहता कौन है? आगरा में अभय। तो अभय क्या है? कर्ता। अभय कौन है? कर्ता, सब्जेक्ट है हमारा। और कर्ता ही को हम क्या बोल रहे हैं? उद्देश्य। तो इसे मैं उद्देश्य भी लिख सकता हूं, उद्देश्य। ठीक है। आगरा में रहता है, तो रहता है क्या मेरा? क्रिया। और क्रिया को क्या बोल रहा हूं? विधेय। पर अभय की एक क्वालिटी यहां पे बताई गई कि अच्छा अभय है, तो ये कर्ता का विस्तार है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य। इसे भी क्या बोलेंगे? ये भी उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य, क्योंकि ये कर्ता का विस्तार है। अब हम बात करें क्रिया का विस्तार, ये आगरा में रहता है, ये सारा क्या है? ये क्रिया का विस्तार है, इसलिए इसको हम सारे यहां से लेके यहां तक इसको हम क्या बोलेंगे? विधेय। क्या बोलेंगे? विधेय। ठीक है। तो वाक्य रचना के आधार पर, ये सब क्वेश्चन ये सीधा मिलेगा तुम्हें कि वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और संयुक्त वाक्य। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा अब कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होंगे बताओ, या फिर 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन रचना के आधार पर नहीं है, रचना के आधार पर है। तो और उसके अलावा भी तुमसे छांटने के बोलता है कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। उनमें से हम देख चुके हैं साधारण, मिश्रित और संयुक्त। अब हम साधारण को देखते हैं, फिर मिश्रित को, फिर संयुक्त को। इनको एक पहचानते हैं, मेन है इनका पहचानना। ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आए कि वाक्य के अंग कितने, वाक्य घटक कितने? तो वो 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। पद मैं बता चुका हूँ। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और उसमें से हम पहला देख रहे हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है। देखो, इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। इस वाक्यों में क्या होता है? एक मुख्य क्रिया होती है। एग्जाम्पल में देखें, सुनील खेलता है, इसमें खेलता है एक मुख्य क्रिया है। अब तुम बोले ये तो एक छोटा सा वाक्य है, तो इसमें एक ही क्रिया है, तो यही मुख्य क्रिया होगी। बड़ा वाक्य देखते हैं, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्त किया गया है, ये मुख्य क्रिया है। अब
थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही होगी कि हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी मुख्य क्रिया है और कौन सी गौण क्रिया है या कौन सी मुख्य नहीं है। तो उसकी भी टेंशन, मतलब जैसे जैसे अभी भी हम आगे बढ़ेंगे इसी लेक्चर में तो आपको पता चल जाएगी कि हमें क्रिया से कोई खास ज़्यादा लेना देना है ही नहीं, बस ये वाली बात याद होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट में सीधा सीधा दे देगा कि वह कौन से वाक्य होते हैं जिनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, तो वो सरल वाक्य होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी के मैं तुम्हें छांटना मैं बताऊंगा। अभी मैंने संयुक्त वाक्य देखा है, इसके बारे में बस ये मेन बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है, एक मुख्य क्रिया होती है। बाकी के अगले वाले जब तुम्हें पता चल जाएंगे तो ये वाला अपने आप ही निकल जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के थे, उसमें से हम दूसरे प्रकार का देख रहे हैं जिसका नाम है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मिलकर। पर कोई दिक्कत नहीं, ना समझ में आए मैं हूँ, इसके बाद इसे पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा, पहचानने की इसका तरीका भी बताऊंगा। देखो मिश्र वाक्य में कहा एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक, एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है, जिसमें एक मुख्य क्रिया क्या होती है, ये वाली बात, मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे मालिक ने कहा यह प्रधान वाक्य है या मुख्य वाक्य है। यहां पे लिख देता हूं प्रधान, ये वाला यहां से यहां तक, कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये कौन सा, ये आश्रित वाक्य है, आश्रित है। अब बोलोगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ये किताबों में लिखा रहता है, यही तुमने बता दिया। पर अभी हम देखते हैं इसको पहचानने का तरीका, ठीक है। इसमें पहचान क्या है, इन वाक्यों की पहचान क्या है, पहचान में क्या है, कुछ अवयव शब्द मिलेंगे। अवयव क्या होते हैं, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो खर्च नहीं लिए जा सकते। जैसे कि किसी वाक्य में की मिल जाएगा, बीच में कहीं तो मिल जाएगा, यदि मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा, तक मिल जाएगा, क्योंकि मिल जाएगा, बीच में अगर, तक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए ये एक साथ मिलेगा। पहले चूंकि लिख रहा होगा, बीच में कहीं वाक्य में इसलिए लिख रहा होगा। जो वह, पहले जो लिख रहा होगा, फिर बीच में कहीं वह लिख रहा होगा। जब तब, पहले जब लिख रहा होगा, बीच में कहीं तब लिख रहा होगा। फिर जिसे, जिसने, फिर जा से बनने वाले बहुत सारे, जिसने, जिन्हें, जिनको, जह, जहाँ, जैसे। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो, जैसे, ठीक है। और एक लिख लो जो। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं जो अधिकतर वाक्य बनाते समय, मिश्र वाक्य बनाते समय मिलते हैं। एक तो की, यदि, अगर, जो, और चूंकि, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ ये, जो, और चूंकि, इसलिए। इतने भी तुम याद कर लोगे ना, तब भी क्वेश्चन तुम्हारे 90% ठीक हो जाएंगे। 10% और ठीक करें तो सारे याद कर लेना, ठीक है। अब हम देखो संयुक्त वाक्य की पहचान का है। इसमें कुछ अवयव शब्द मिलेंगे बीच में या शुरुआत में कहीं पे मिल सकते हैं, पर मोस्टली बीच में ही मिलेंगे, जिसमें वो और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, वरन। कौन से, लेकिन, किंतु, परंतु, वरन, या, अथवा, इसलिए। अब एक इसलिए मिश्र वाक्य में भी था, पर वहाँ पे इसलिए खाली नहीं था, इसलिए के पहले एक चूंकि लिखा था। चूंकि कहीं लिख रहा होगा सेंटेंस में, पहले ऐसे आएगा, ऐसे करके चूंकि, फिर सेंटेंस होगा, फिर इसके बाद इसलिए आएगा, ठीक है। और ये आएगा पहले सेंटेंस, 2 सेंटेंस होंगे, इसके बीच में आएगा इसलिए, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा संयुक्त, ये वाला वाक्य, और ये होगा मिश्र, ठीक है। ये वाला मिश्र ऊपर वाला, क्योंकि ये चूंकि से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पे बीच में कहीं, फिर इसके बाद यहाँ पे सेंटेंस होगा, यहाँ खत्म होगा, ये वाला यहाँ खत्म। तो एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, एक वाक्य ये, एक वाक्य ये, बीच में इसलिए। इतनी में समझ में आएगी। तो ये कौन सा, संयुक्त। चूंकि भी सबसे पहले पे, फिर एक वाक्य, फिर इसलिए आया, फिर उसके बाद एक वाक्य, तो ये कौन सा, ये मिश्र वाक्य। चूंकि और इसलिए की जोड़ी होगी साथ में तो हम समझ जाएंगे वो मिश्र वाक्य है। अगर चूंकि बीच में अकेला आया है तो ये कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन ये है सीधी सी कि इसमें 2 या 2 से अधिक संयुक्त सरल वाक्यों को ये जोड़ता है, या मिश्रित वाक्यों को ये जोड़ता है। तो जोड़ने के लिए कुछ अवयवों की जरूरत होती है, जिसमें और मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो मैं और मिलेगा, कहीं लिखा होगा, क्या मिलेगा, और मिलेगा, ठीक है। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के अर्थ के। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वाक्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, या वाक्य को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, 2 प्रकार से, रचना के आधार पर, वाक्य के आधार पर। पूछेगा वाक्य के कितने अंग हैं, तब भी 2 हैं, उद्देश्य और विधेय, या वाक्य के कितने घटक हैं, तब भी 2 हैं, उद्देश्य या विधेय। पूछेगा
रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो वो 3 प्रकार के हैं। पूछेगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर में। पहला है विधि या विधानवाचक, या विधान आर्थक भी लिखा जा सकता है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें ये होता है इन वाले सेंटेंस में सबसे ज़्यादा तुम्हें कठिनाई इन 8 में से पहचानने में होगी, वो होगी विधि या विधानवाचक में, विधिवाचक में या विधानवाचक में। इसमें क्या आदत या सामान्य वाक्य होंगे, खाली सीधी सी बात, किसी की आदत बताई जा रही होगी, रूटीन बताया जा रहा होगा रोज का, कि रोज वो वहाँ जाता है, करता है, पीता है, तो वो रूटीन बताया जा रहा होगा। या फिर एक सामान्य वाक्य होगा, जैसे राम घर जाता है, एक सामान्य वाक्य, किसी के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी, मतलब एक सामान्य जानकारी दी जा रही है कि वो अपने घर जाता है। राम घर जाता है एक सामान्य जानकारी, इसलिए विधिवाचक। बच्चे खेल रहे हैं, एक विधिवाचक सामान्य जानकारी। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार में, उसमें से विधिवाचक देख चुके हैं। उसके बाद है निषेधवाचक। निषेधवाचक में ना का भाव, मतलब किसी काम को ना करने का भाव प्रकट हो रहा होगा। उस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, उस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उसमें जो भाव प्रकट हो रहा है वो कैसा है, ना का भाव, मतलब किसी काम को ना करने का भाव। जैसे कि राम नहीं पढ़ता, इसमें नहीं तो ऐसे ही आ गया, ना नहीं आ गया, तो ये कौन सा निषेधवाचक, किसी काम से मना किया जा रहा है। दीवार पर चित्र चिपकाना मना है, तो यहाँ पे मना का मतलब कोई काम ना करने का भाव दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा निषेधवाचक। अगला हमारा नंबर 3 आज्ञावाचक। कोई भी तुम्हें ये नाम याद नहीं रखें, बस एक बार देखना है और समझना है। बस तुमसे वो पूछेगा, सेंटेंस देगा, तो वहाँ तुम्हें टिक करना है, बस तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे वहाँ। तुम्हें 8 के 8 याद नहीं करने हैं कि ये होते हैं, ये नंबर पे ये होता है, ये नंबर नहीं होता, उसमें मैंने सहूलियत के लिए लिख दिया है, ठीक है। आज्ञावाचक, आज्ञा का भाव होता है इसमें, जैसे अपना काम करो, ये क्या आज्ञा दी जा रही है कि अपना काम करो, ठीक है। और अर्थ के आधार पर चौथा वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का भाव होगा, जिसमें ऐसा लगेगा कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तो वह आदमी कब आएगा, तो कब प्रश्न पूछा गया उससे, कब आएगा, और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक। ये तो बहुत आसान है, बाकी के सारे ही आसान है, बस कठिनाई होगी विधिवाचक या विधानवाचक, विधानवाचक या विधिवाचक पहचानने में। विस्मयवाचक या विस्मयवाचक वाक्य कौन कौन से हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, या बहुत ज़्यादा हम आश्चर्य में होते हैं, तब हम कौन से सेंटेंस का यूज करते हैं बोलते समय, विस्मय। जैसे कि वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे वाक्य के बाद एक साइन आया ना, एक्सक्लामेटरी, जिसे हम आश्चर्यजनक चिन्ह बोलते हैं, तो विस्मय चिन्ह बोलते हैं, तो ये तुम्हें सेंटेंस में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं आगे पीछे, तो ये शुरुआत में मिल जाएगा तुम्हें, तो समझ जाना कौन सा विस्मयवाचक, ठीक है। अब हम 6वें नंबर का वाक्य देख रहे हैं, जो है संदेहवाचक। कौन सा संदेहवाचक, इसमें संदेह एक संभावना प्रकट होगी। इस वाक्य को पढ़ते समय हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कोई संदेह है, कोई संभावना है, अभी कोई ये वाक्य में कुछ ना कुछ संभावना है। तो इसकी पहचान के लिए क्या, शुरुआत में या तो तुम्हें शायद मिल जाएगा, लगता है, संभावना है, संभव है, ऐसे कुछ वाक्य मिल जाएंगे तुम्हें, और भी हो सकते हैं वो, ठीक है, शुरुआत में। या अंत में तुम्हें होगा या हो मिल जाए तो समझ जाना वो कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक। जैसे अब तक वह सो गया होगा, अब देखो होगा बता रहा है हमें, क्या संदेहवाचक है ये, होगा क्या बता रहा है हमें, ये संदेहवाचक है। अब तुम सेंटेंस पढ़ोगे तो एक संभावना, कहो तो ना भी सोया हो, तो यहाँ पे एक संभावना है ना दोनों के पीछे, कि उसने बोला हो सक कि अब तक वो सो गया होगा, कहो तो ना भी सोया, उसे पता नहीं है, बस ऐसी संभावना लगा के बोलो, एक अंदाजा लगा के बोल रहा है कि वो सो गया होगा, ठीक है। पर हमें इसे पहचानने के लिए हमने क्या लिखा है, या तो अंत में होगा, हो, या शुरुआत में शायद, लगता है, संभव है, और भी मिल सकते हैं शब्द, तो बीच आखिर में हमें क्या मिल गया यहाँ पे, होगा, तो हमें बता दिए कौन सा संदेहवाचक। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे जब और से समझ में आएगा। 7वां वाक्य इच्छावाचक, यहाँ हम इच्छा, अपनी इच्छा बताते हैं, जैसे किसी के बारे में हम अच्छा बोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोले, इच्छावाचक। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो हम अपनी इच्छा बता रहे हैं ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये इच्छावाचक है। यहाँ पे भी हो आ रहा है, इससे पिछले वाले में भी होता, तो वहाँ कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए हो आ रहा है, ठीक है। हम बात करें संकेतवाचक। संकेतवाचक में पहचान के लिए क्या होता है, इशारा होता है। जैसे इशारा में क्या बोले, मेरा मकान इधर है, तो हमने इशारा किया ना, मेरा मकान इधर है, तो ये क्या है, संकेतवाचक है। संकेतवाचक के एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी बात जो हम भविष्य में पूरी करना चाह रहे हैं, जैसे यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं ये एग्जाम पास कर लूंगा, तो ये मैं इशारा दे रहा हूँ, किसी को संकेत दे रहा हूँ, ठीक है। या मैंने ऐसे किया होता तो मैं ऐसा हो जाता, तो ये भी मैं एक संकेत दे रहा हूँ, तो ये भी संकेतवाचक के उदाहरण है। अब